हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेन। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 14 से 18 समता का अधिकार पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर आप लोगों ने ये वीडियो न देखी हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इन जो फंडामेंटल राइट्स हैं और जो पिछले वीडियो हैं सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जाइए और वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। मैं एक रिक्वेस्ट आप लोग से करूंगा कि आप लोग कृपया बेयर एक्ट लेकर बैठें। जो मैं बोलूँगा तो आप बेयर एक्ट खुली रहेगी तो कम से कम आप लोग देखेंगे कि इस आर्टिकल में क्या बातें कही गई हैं, इससे आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार यह प्रावधान किया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था में। एक एक आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। ज़्यादा डीप में तो नहीं जा पाऊँगा मैं, क्योंकि समय का अभाव है और यह राज्य व्यवस्था है और इसको थोड़ा कम में ही मुझे बताना होगा। जब मैं बोर्ड पर आऊँगा तो डीपली मैं बताऊँगा, एक एक आर्टिकल को आराम से बताऊँगा, एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो ओवरव्यू इसका हम लोग देखते चलेंगे क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं आर्टिकल में। ठीक है, जो कि प्री पर्पस से मैं पूरी चीज़ें आपको देने की कोशिश करूँगा। चलिए, आर्टिकल 19 क्या कहता है कि अव्यक्त की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 19 में यह कहा गया कि वाक्य स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये हेडिंग है इसकी आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 क्या करता है, सभी नागरिकों को अधिकार देता है। किस चीज़ का अधिकार देता है, तो सभी नागरिकों को आर्टिकल 19 के अंतर्गत फर्स्ट आर्टिकल 19 क्लॉज फर्स्ट का में आप देखेंगे 6 प्रकार के राइट हैं दिए गए हैं। आर्टिकल 19 की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 आप देखेंगे तो उसमें 6 प्रकार के कुल राइट दिए गए हैं, किसे, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अर्थात यह राइट व्यक्ति को नहीं है, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, ये सिर्फ भारत के नागरिकों को प्राप्त है। क्योंकि नागरिक शब्द लिखा गया है 19 में, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि क्या जो 19 है क्या व्यक्ति को भी प्राप्त है, विदेशी को भी प्राप्त है, तो नहीं, यह राइट सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। पहला चीज़ आप याद रखिएगा। और कितने राइट प्राप्त हैं, तो 6 राइट प्राप्त हैं। पहले 7 राइट प्राप्त हुआ करते थे, परंतु 44वां संविधान संशोधन द्वारा उसको निकाल के 300A में कर दिया गया, जिसके विषय में पहले देख लेते हैं हम। इसकी चलिए चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, 19 में अब देखते हैं हम 6 राइट, आखिर वो हैं क्या। 19 सब क्लॉज 1 का ए यह कहता है कि वाक्य स्वतंत्र और अव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि वाक्य स्वतंत्र और अव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि जो स्वतंत्रता हमें बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, वह अभिव्यक्ति चाहे जिस भी माध्यम से की जा सकती है। अर्थात कि हम वह अभिव्यक्ति बोलकर, लिखकर, छपवाकर या किसी भी अन्य प्रकार से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति करने के जितने भी माध्यम हैं वे सभी इसके अंतर्गत शामिल माने जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब है 19 सब क्लॉज 1A का, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। देखिए, जो भी हमें राइट दिए गए हैं वह पूर्णतः प्रदान नहीं किए गए हैं। राइट के साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी लगाए गए हैं, जिसका पालन करना हमारे लिए आवश्यक होता है। आप उतना ही बोलिए जितना आवश्यक है। अनर्गल बात करेंगे या किसी को गाली गलौज देंगे तो यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी आपकी। यहाँ इंस्ट्रक्शन लगाया गया है कि आप ऐसी बातों का अमर्यादित बातों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
ठीक है, मर्यादा में रहकर ही आप अपनी बातों को रखेंगे, वहाँ तक आपका जो राइट है वो रहता है। जैसे ही आप मर्यादा को लांघते हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आपका राइट वो छीन लेता है, ठीक, इंस्ट्रक्शन लगाता है। इसी प्रकार यहाँ भी इंस्ट्रक्शन लगाए गए हैं। जो वाक्य और स्वतंत्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें भी इंस्ट्रक्शन लगाए गए हैं। इंस्ट्रक्शन कैसे? 19 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत लगाए गए हैं। 8 प्रकार के इंस्ट्रक्शन लगाए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वाक्य स्वतंत्र और व्यक्ति की स्वतंत्रता में कितने प्रकार के इंस्ट्रक्शन है, तो 8 प्रकार के इंस्ट्रक्शन है। 8 इंस्ट्रक्शन हो सके तो आप याद रखेंगे कि कौन कौन से हैं। जैसे मैं बता दूं कि 8 इंस्ट्रक्शन क्या क्या हैं कि भारत की प्रभुता और अखंडता, पहला, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय अवमान, मानहानि, अपराध उद्दीपन से संबंधित ये इंस्ट्रक्शन लगाए गए हैं आपके ऊपर, ठीक। वाक स्वतंत्र और अव्यक्त की स्वतंत्रता पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ये ए था 19 के सब क्लॉज 1 का, यह ए था। सेकंड आपका आता है शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, ठीक है। ये रहा, देखिए यहाँ बनाया गया है ग्राफ आपका, हाँ ठीक है। फर्स्ट ए हमने देखा वाक्य अव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार, ये था, ठीक है। अब 19 के सब क्लॉज 1 का बी क्या है? यह है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता की बात करता है। यह क्या कह रहा है कि सम्मेलन करिए, तो सम्मेलन कैसा करिए? आप शांतिपूर्ण तरीके से करिए और आयुध रहित करिए, अर्थात आयुध लेकर मत करिए कोई भी सम्मेलन, बिना आयुध के करिए और शांति तरीके से करिए। सम्मेलन तो कह रहा है करिए, परंतु 2 तरीके से, शांतिपूर्ण और बिना आयुध के, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कैसे लग रहा है? 19 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत 2 प्रकार की कंडीशन यहाँ इंस्ट्रक्शन लगाए जा रहे हैं। पहला, भारत की प्रभुता और अखंडता, और दूसरा लोक व्यवस्था के आधार पे लगाई जाती है, ठीक है। चलिए सेकंड, थर्ड आ गया 19 सब क्लॉज 1 का ए हो गया, बी हो गया। अब सी में कहता है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, मतलब इसके अंतर्गत आप यह है कि आप कंपनी बना सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं, सोसाइटी बना सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, आदि बनाने का अधिकार आपको दिया गया है, ठीक है। ये सब आप बना सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन कैसे लगेगा आपका? 19 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत आपको इंस्ट्रक्शन लगाया गया है 3 तरीके से, भारत की प्रभुता और अखंडता प्लस लोक व्यवस्था प्लस सदाचार, 3 तरीके से इंस्ट्रक्शन लगाया गया। याद रखिएगा, जो शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन था वहाँ 2 तरीके से, भारत की प्रभुता अखंडता प्लस लोक व्यवस्था, यहाँ 3 तरीके से, 2 तो ऊपर वाले शामिल हैं, एक और बढ़ गया सदाचार, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तो आप कॉपी और पेन लेके रहा करिए, मैं जब भी कुछ चीज़ बताता हूँ तो उसको नोट डाउन कर लिया करिए। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन में 2 प्रकार के इंस्ट्रक्शन लगाए गए, भारत की प्रभुता अखंडता प्लस लोक व्यवस्था, ठीक है। संगम या संघ बनाने में 3 प्रकार का इंस्ट्रक्शन लगाया गया, भारत की प्रभुता अखंडता प्लस लोक व्यवस्था प्लस सदाचार। सदाचार एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, ऊपर वाला दोनों सेम रहते हैं, ये याद करने के लिए आपके सही रहेगा, ठीक है, या कभी लिखना हुआ तो भी सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार है, मतलब कि आप भारत के अंदर, ये रहा देखिए एक चीज़ हमने सी पढ़ लिया, संगम या संघ या सरकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता यह बता दी गई। नेक्स्ट आपसे कहा गया कि राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता है, इसका मतलब कि आप भारत के अंदर कहीं भी स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, ठीक है, ये स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। परंतु उसमें भी इंस्ट्रक्शन लगाए गए हैं, इंस्ट्रक्शन आपके
19 सब क्लॉज 5 के तहत लगाए गए हैं। साधारण जनता के हित में प्लस अनुसूचित जनजाति के आधार पे इंस्ट्रक्शन लगाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आपका कहा गया है अंगा जो कहा गया है इसमें, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे ये कि राज्य के किसी भाग या भूभाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है, यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें कहा गया कि आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी निवास कर सकते हैं या बस सकते हैं। मकान लीजिए, फ्लैट लीजिए, बनवाइए, रह सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार का ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंस्ट्रक्शन लगाया जा सकता है। कैसा? 2 प्रकार से इसमें भी 19 सब क्लॉज 5 के अंतर्गत कि साधारण जनता के हित में प्लस अनुसूचित जनजाति के आधार पे। ये ध्यान रखिएगा, जो ये राज्य क्षेत्र में आवास संचरण है एक ये, और दूसरा राज्य के किसी भूभाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ठीक, दोनों पे सेम प्रकार से इंस्ट्रक्शन लगाया जा रहा है। दोनों पर क्या इंस्ट्रक्शन है कि साधारण जनता के हित में प्लस अनुसूचित जनजाति के आधार पर इंस्ट्रक्शन लगाया जाता है। इसमें क्या है कि भारत में कहीं भी आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। 19(1) घ वाला अंगा में कहा गया कि घूमिए, टहलिए, उसके बाद निवास करिए, बस जाइए आप। ठीक है, भारत में कहीं भी, ये अंगा वाला कहा गया। ठीक, तो दोनों में इंस्ट्रक्शन सेम लगाए गए हैं। निवास घूमने टहलने और निवास करने बस जाने, दोनों में। ठीक है, इस दोनों में सेम लगाए गए हैं। अब देखिए इसके बाद जो था ये चौथा मतलब एफ जो कहें, हम लोगों ने ABCDE तक पढ़ लिया हम लोगों ने। एफ क्या था? यही आपका संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार था, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम। ये रहा, देखिए ये संपत्ति का अधिकार था जिसे अब कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हटा दिया गया है। पहले क्या स्थिति थी वह जान लेते हैं। देखिए कहा गया कि मूल अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1) च मतलब एफ में थे और 31 के अंतर्गत थे, आर्टिकल 31 के अंतर्गत। परंतु वर्तमान स्थिति क्या है कि अब यह विधिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300A में उल्लिखित है। ठीक है, वहाँ से हटा दिए गए। कब हटाए गए हैं? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा वहाँ से हटाकर 300A में कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। और अब संबंधित संविधान संशोधन देखिए लिखा गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा विधिक अधिकार। ठीक, तो वहाँ से निकाल के अब यह 300A में डाल दिया गया। अब यह कैसा अधिकार हो गया? अब ये विधिक अधिकार हो गया। अब यह संवैधानिक अधिकार हो गया। ठीक है, चूँकि संविधान में ही रखा गया है इसलिए यह संवैधानिक अधिकार हो गया। अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। पहले मौलिक अधिकार था हमारा जब 19(1) च में था या एफ में था, तब यह क्या था? फंडामेंटल राइट था। परंतु अब यह नहीं है। अब क्या है? अब यह संवैधानिक अधिकार है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि 19(1) छ मतलब जी, इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा। कोई भी नागरिक है वह भारत में रह के कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार कर सकता है। ठीक है, अपनी रोजी रोटी चला सकता है, वो स्वतंत्र है। इस पर निर्बंधन कैसे लगाया जाएगा? 19 सब क्लॉज 6 लास्ट वाला, इसके आधार पर निर्बंधन लगाया जाएगा। कौन सा निर्बंधन लगेगा? तो साधारण जनता के हित में, तकनीकी अर्हता के आधार पर व एकाधिकार के आधार पर लगाया जा सकता है। ये 3 प्रकार के निर्बंधन हैं ये इसमें लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें कि 19 जो है वह क्या बात करता है? वाक्य स्वतंत्रता की बात करता है। 19 में 6 अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, हमारे साथ आप चलते रहिए, धीमे धीमे मैं बता रहा हूँ आपको। 19 स्वतंत्रता का अधिकार। पहली चीज़ ये ध्यान रखिए कि स्वतंत्रता का अधिकार
कहाँ प्रावधान किया गया, कहाँ से कहाँ तक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22 तक में है। 19 हम पढ़ते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार में यह कहा गया कि 6 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए। पहला वाक्य स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता का। दूसरा शांति और निरायुध सम्मेलन का। तीसरा संगम या संघ बनाने का। चौथा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्ववाद संचरण का। पांचवा भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने और बस जाने का। और छठवां कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का। ठीक है, बोलेंगे हम। देखिए पहला हमने क्या कहा, वाक्य स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्रता, मतलब आप बोलिए। ठीक है, ऐसे याद करेंगे आप। 6 पॉइंट कैसे याद होंगे आपको, पहले आप बोल लीजिए। ठीक है, आप बोलते हैं तो बोलेंगे कैसे, शांति रूप से बोलिए, निरायुध करके बोलिए, बिना अस्त्र के आप बोलिए। ठीक है, दूसरा कहा गया यही शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, बोलिए, सम्मेलन करिए तो शांतिपूर्ण रूप से करिए आप, हाँ, और आयुध के बिना करिए। और तीसरा कहा गया संगम या संघ बना लीजिए। ठीक है, इतना आप बोल रहे हैं, उसके बाद उचित लगता है तो आप संगम या संघ बना लीजिए। संगम या संघ बना लिए हैं तो उसके बाद आप जाइए भ्रमण में चल जाइए, थोड़ा घूम फिर आइए, भारत भ्रमण कर लीजिए आप। तो भारत भ्रमण कर लिए हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो कहीं वहाँ बस जाइए, भारत में कहीं भी। नेक्स्ट पॉइंट आप जो था कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने बस जाने, तो बस जाइए। ठीक है, अब बस गए हैं तो रोजी रोटी अपना गुजारा करने के लिए कोई व्यापार कर लीजिए या कारोबार कर लीजिए। तो यही लास्ट वाला पॉइंट कहा गया। बात समझ में आई। 19 के सब क्लॉज 1 में 6 प्रकार के अधिकार आपको प्रदान किए गए। किसको, भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए। ठीक, चलें आगे, चलें नेक्स्ट पॉइंट, अब चलते हैं। अच्छा, 19 में एक पॉइंट और रह गया है कि देखिए जब कभी भी इमरजेंसी लागू होती है हमारे यहाँ तो अनुच्छेद 19 जो या आर्टिकल 19 जो है वह स्वतः निलंबित हो जाता है। ठीक है, तब आप ये मांग नहीं कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, हमें बोलने का अधिकार दिया जाए, नहीं, तब आप ऐसा मांग नहीं कर सकते या न्यायालय में आप वाद दाखिल नहीं कर सकते। ये सब चीज़ों के लिए यहाँ मना किया गया है। ठीक, ये स्वतः निलंबित हो जाता है। पहले क्या था कि यह था कि इमरजेंसी किसी भी आधार पर लगाई जाए तो भी आपका 19 स्वतः निलंबित हो जाता था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह कहा गया कि सिर्फ युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर ही आपका जो 19 है स्वतः निलंबित होगा। 19 कैसे निलंबित होता है, अनुच्छेद 358 के अनुसार निलंबित होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह नहीं, ध्यान रखिएगा दिमाग में। ये क्वेश्चन कभी कभी आपका पूछा जाता है कि किस आधार पर अनुच्छेद 19 निलंबित होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर यह निलंबित होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा ऐसा किया गया है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 19 358 के अनुसार युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर ही निलंबित होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 20, चलिए पढ़ते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ इसका क्या मतलब है कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति पर अपराध सिद्ध हो जाता है तो इसके संदर्भ में हमारे यहाँ नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। यदि अपराध सिद्ध हो रहा है, ठीक है, तो उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। कैसा संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, 3 प्रकार के संरक्षण हमारे यहाँ प्रदान किए गए हैं आर्टिकल 20 के अंतर्गत। पहला कहा गया कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, ये जो हमने लिखा हुआ है ये आप देखेंगे, ये पहला क्या कहा गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात की गई। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अर्थात कार्योत्तर विधियों से संरक्षण की बात की गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि यह कार्य करने के समय लागू विधि के अनुसार ही निर्धारित होगा, बाद में बनाई गई विधि के अनुसार नहीं। ठीक है, मतलब कि यदि कोई अपराध पहले किया गया था और बाद में कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो उस अपराध को और गंभीर
कर देती है। मतलब पहले जो था 2 वर्ष का था दंड, किसी व्यक्ति ने पहले 2 वर्ष कोई अपराध किया जिसकी सज़ा 2 वर्ष थी, ठीक। अब फिर नई विधि कोई बनाई जाती है और उसी दंड के लिए उसका दंड बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि जिसने पहले अपराध किया था उस समय जब वो विधि बनी थी तो वह आज के समय से दंडित होगा, नहीं, वह पुराने दंड से ही दंडित होगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है कार्य उत्तर विधियों से संरक्षण। कार्य के बाद उत्तर, मतलब कार्य करने के बाद जो विधि बनाई जा रही है उससे संरक्षण। आप हिंदी देखेंगे तो हिंदी में लिखा हुआ है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, ठीक है। यह जो है ये चीज़ सिर्फ आपराधिक मामलों में है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्रिमिनल मैटर की बात कर रहा हूँ, इसमें ये संरक्षण प्रदान किया गया है। ये सिविल मामलों में लागू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण मतलब जो पुराना आपने कोई काम या अपराध किया है तो उस समय जो दंड का प्रावधान रहा होगा उसी दंड से आप दंडित किए जाएंगे, न कि आज के समय से दंडित किए जाएंगे, ठीक, समझिए आप। जैसे अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहा है और उस समय यह कहा गया कि नहीं, जब कोई नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा तो वह एग्ज़ाम से बहाल हो जाएगा, एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। ये इस समय विधि बनाया गया। उस समय पता चला कि लड़का पकड़ लिया गया एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, और उसके बाद कोई विधि बन गई या कहा गया कि भाई एग्ज़ाम हॉल में कोई लड़का पकड़ा गया तो पूरा सेमेस्टर ही उसका ख़राब हो जाएगा, पूरा जितना भी उसने पढ़ा पीछे का सब खराब हो जाएगा, नहीं पढ़ने दिया जाएगा। तब कौन सी विधि लागू होगी? उसके ऊपर ये नई विधि लागू नहीं होगी कि जो कहा जा रहा है कि पूरा सेमेस्टर खराब हो जाएगा, नहीं, उसके ऊपर ये विधि लागू होगी कि जो पहले विधि बनाई गई थी कि सिर्फ वही एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, उसको नहीं देने दिया जाएगा, ये विधि लागू होगी। इसलिए उसको संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। एक चीज़ और फ़ायदा दिया गया है कि अपवादित तौर पे आप कहें कि अगर देखिए पीछे जो दंड दिए गए हैं, जो अपराध किया गया पिछला, मान लीजिए कि वह 2 साल से दंडित था, ठीक, कोई अपराध ऐसा किया गया जिसमें दंड कितना था, 2 वर्ष था। आगे चलकर वही दंड कम कर दिया गया, मान लीजिए 1 साल कर दिया गया उसी कार्य के लिए, तब यहाँ विधि लागू हो जाएगी, उसको इस दंड का फ़ायदा जरूर मिलेगा उस व्यक्ति को। यहाँ यह नहीं कहा जाएगा कि नहीं अब विधि बन गई है तो अब इसका फ़ायदा नहीं। जहाँ फ़ायदे वाली बात आती है वहाँ उन व्यक्तियों को फ़ायदा मिलता है, अभियुक्तों को या व्यक्तियों को जो भी हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है अगर उनके हित की बात होती है तो यहाँ संरक्षण। परंतु आप कह दीजिए कि 2 साल अगर दंड था पहले, अब 4 साल कर देंगे, नहीं, ये नहीं कर सकते आप। फ़ायदा रहेगा तो फ़ायदा देंगे, फ़ायदा नहीं है तो नहीं ऐसा करेंगे, ठीक। चलिए, तो ये पहला है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। 20 में हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, जिसे कहा गया प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक। सेकंड हम पढ़ते हैं दोहरे दंड से संरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी। अब इसको सुक्ति इसकी एक है कि नेमो डेप्ट बिस वेक्सॉरी, ये भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, नेमो डेप्ट बिस वेक्सॉरी, इसको ये भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है आपको कि यह किस संविधान के अंतर्गत कहा जाता है, किस आर्टिकल को कहा जाता है। तो आपको 20 रहेगा, 20 का सब क्लॉज 1, 20 का सब क्लॉज 2, 20 का सब क्लॉज 3, तो 20 का सब क्लॉज 2, 20 का सब क्लॉज 2, आप ये कहेंगे कि यह नेमो डेप्ट बिस वेक्सॉरी, ये 20 का सब क्लॉज 2 को कहा जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी के नाम से भी जाना जाता है, दोहरे दंड से संरक्षण। अर्थात यहाँ क्या कहा जाए कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ अभियोजित और दंडित कहा जा रहा है, न कि अभियोजित या दंडित। शब्द पे ध्यान रखिएगा कि अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, यहाँ यह कहा गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभियोजन कर दिया गया और उसे दंड नहीं दिया गया तब ये नियम लागू नहीं होगा। अभियोजित होने के बाद उसको दंड भी दिया जाना जरूरी है, सिर्फ अभियोजन नहीं कि खाली जुर्माना दे दिया गया उसको छोड़ दिया गया फिर वही अपराध करके आया। ऐसा नहीं कहेंगे आप कि अरे एक बार अपराध हो चुका है तो दोबारा क्यों हमको वो अपराध के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है, हम तो दोहरे दंड से संरक्षित हैं। नहीं है, अभियोजित होने के बाद दंडित होना भी जरूरी है, तब आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं,
देखिए, ध्यान देने वाली बात एक और है, यहाँ अभियोजन के बाद दंड दिया गया हो और तभी इस अनुच्छेद का लाभ मिलेगा, ये हमने बताया। और दूसरी चीज़, इसे ही सीआरपीसी के सेक्शन 300 में अपनाया गया है। कोई लॉ का स्टूडेंट होगा तो समझ रहा होगा कि यही 300 में भी डबल जियोपॉडी का प्रावधान किया गया है, 300 में। ठीक है, तो ये आपका दोहरे दंड से संरक्षण कहा गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपॉडी। इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, दोहरे दंड से। थर्ड आपका कहते हैं आत्म अभिशंसन से संरक्षण, ये हिंदी है। इसका क्या है मतलब, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यह कहा गया। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यह कहा गया। इसका मतलब है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर अभियुक्त के रूप में आ रहा है, पुलिस लेके आ रही है, तो उसको जोर जबरदस्ती नहीं करवाया जाएगा कि चलो बोलो, मारो, मारा पीटा, उससे कहा कि चलो बोलो कि मैंने ही अपराध कबूल किया है, जोर जबरदस्ती करवा के, तो ऐसा उससे नहीं किया जाता है। तो उसे 20 के सब क्लास 3 का संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, उसके फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो स्वेच्छा से चाहे कुछ बताना तो ज़रूर बता सकता है। इसीलिए आप जब एविडेंस पढ़ते हैं तो वहाँ 24 कहा गया कि उत्प्रेरणा, धमकी, वचन न दिया गया हो कोई भी। ठीक है, जब वो कन्फेशन कर रहा हो तो उत्प्रेरणा, धमकी, वचन से रहित न हो। ठीक, अब 25 में भी कहा गया कि पुलिस के रहते हुए नहीं का जो भी कन्फेशन किया जाएगा मानने योग्य। क्यों? क्योंकि पुलिस यातना देती है, 4 लाठी मारती है, तो वो उससे बुलवाती है कि चलो बोलो, तो वो बेचारा बोल ही देगा, तो इसलिए वहाँ मान्य नहीं है। ठीक है, परंतु यही कहा गया कि स्वेच्छा से अगर कर रहा है तो जरूर मान्य हो गया, कन्फेशन मान्य होगा। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है आपको कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण की बात की जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि यह लाभ गवाहों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि अभियुक्त शब्द का प्रयोग है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ कहा गया किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, तो यहाँ अभियुक्त शब्द का यूज़ है। और यही चीज़ सीआरपीसी के सेक्शन 161 के अधीन पुलिस पूछताछ में भी अभियुक्त को प्राप्त है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताता हूँ क्योंकि इसमें लॉ वाले भी स्टूडेंट हमारे सुनते रहेंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा, उनको भी थोड़ी बड़ी जानकारी मिलती रहेगी, तो वो अपना सीआरपीसी भी उठा के देख सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ पढ़ने वाले लॉ के और कॉमन मतलब कि वैसे जनरल जीएस के भी स्टूडेंट हैं, राज्य व्यवस्था जो पढ़ते हैं उसमें लॉ के भी स्टूडेंट हैं और जीएस के भी स्टूडेंट हैं, तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक, इसलिए मैं बताता चलता हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमने 20 में पढ़ी। क्या 20 था हमारा कि अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया 20 में। 20 में 3 चीज़ें थीं। पहला कार्योत्तर विधियों से संरक्षण था, दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण था, तीसरा आत्म अभिशंसन से संरक्षण था। इंग्लिश वर्जन का देखा जाए तो पहला प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, सेकेंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपॉडी, थर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ओके, ये 20 आपका। चलिए अब 21 आते हैं। 21 क्या कहता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यहाँ कहा गया किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति की बात की गई, मतलब चाहे वो नागरिक हो चाहे वो विदेशी हो, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या विधिक दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। मतलब कि पहली चीज़ कि उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, यदि किया भी जाता है तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। यहाँ दैहिक स्वतंत्रता का क्या तात्पर्य है यह समझते हैं हम लोग। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि यह शरीर स्वतंत्र है कहीं भी आने जाने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि शारीरिक स्वतंत्रता है। देखिए स्वतंत्र तो देखिए जानवर भी होते हैं, हाँ, और स्वतंत्र देखिए मनुष्य भी है। अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि जानवर को हम बांध के भी रख सकते हैं, ठीक, तो उसके फंडामेंटल राइट का हनन नहीं होगा। परंतु अगर हमको बांध के रखा गया, हमको 4 दीवारी में बांध कर रखा गया, तो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है, हमारी स्वतंत्रता
संकुचित मात्रा में रहेगी। हम कहीं घूम फिर नहीं सकते, किसी से बोल नहीं सकते, अपना जो जीने का अधिकार है वो हमारा नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि दैहिक स्वतंत्रता मतलब शारीरिक स्वतंत्रता का हमें अधिकार प्रदान किया गया है। देखिए, खाने पीने रहने का के लिए तो आपको जेल में भी मिलता है, तो क्या आप शारीरिक रूप से स्वतंत्र हैं? नहीं, आप चार दीवारी में हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र नहीं हैं वहाँ पर। इसलिए कहा गया कि शारीरिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। और दूसरा, इसमें यह कहा गया है कि इसमें सिर्फ जीने का ही अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार। गरिमामय जीवन जीना मतलब क्या होता है? जीवन जीना मतलब काटना। आपका जीवन यापन जानवर भी कर रहे हैं, हम लोग भी करते हैं, परंतु क्या वो गरिमामय जीवन जीते हैं जानवर? नहीं, गरिमामय जीवन इंसान जीते हैं। इंसान गरिमामय जीवन तभी जीता है जब वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो। नहीं तो जीने को तो वो जेल में भी जी सकता है, चार दीवारी में बंद होकर जी सकता है, तो उसे गरिमामय नहीं कहेंगे। ठीक है, तो वह स्वतंत्र हो पूरी तरीके से, तो उस गरिमामय जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए। ठीक, ये आपका आर्टिकल 21 कहा गया। और दूसरी चीज़ देखिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये कहाँ से ली गई है? तो यह जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित, जब हम लोग स्रोत पढ़े थे तो उसमें यह आया हुआ था, तो मैं आपको बताता चलूँ कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 21 के अंतर्गत कैसी कैसी स्वतंत्रताएं हमको प्रदान की गई हैं यह देख लेते हैं। जैसे जीविकोपार्जन का अधिकार हमें दिया गया, एकांतता का अधिकार दिया गया, विदेश भ्रमण का अधिकार दिया गया। अच्छा, विदेश भ्रमण का यहाँ अधिकार दिया गया। भारत में जब भ्रमण का अधिकार रहेगा तो 19 रहेगा। ठीक है, आपने पढ़ा कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी भाग में आपका सर्वत्र रूप से संचरण का अधिकार हमें प्रदान किया गया, परंतु भारत के बाहर हम जाते हैं तो वहाँ 21 आ जाता है मेरा, कि भारत के बाहर भ्रमण करने का अधिकार मतलब विदेश भ्रमण करने का अधिकार हमें दिया गया है। आश्रय पाने का अधिकार दिया गया है, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार दिया गया है हमें। ठीक है, और चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार दिया गया है। अब लेटेस्ट में निजता का अधिकार दिया गया है, प्राइवेसी का भी अधिकार दिया गया है कि हमारी प्राइवेसी को कोई भंग न करे। वो प्राइवेसी किसी भी प्रकार से हो सकती है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है, या हम जहाँ रहते हैं किस घर में वहाँ के थ्रू हो सकती है कि कोई भाई हमारा वीडियो नहीं बना सकता, ठीक, हमारा फ़ोन टैप नहीं कर सकता। हाँ, ये हमारी प्राइवेसी है। और हम अपने पसंद के लड़के या लड़की से विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं, ये भी स्वतंत्रता दी गई है। शुद्ध हवा पानी लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि क्या जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है? तो कहा गया नहीं, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ऐसा ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ऐसा कहा गया। देखिए, बहुत बड़ी बात यह है कि संविधान आपको मरने भी नहीं देता है। आप मरना भी चाहेंगे तो भी आपके मरने पर रोक लगाता है कि नहीं, आप ही की शरीर है, परंतु मैं मरने नहीं दूंगा। अगर आप मरने गए और खुदा न खास्ता बच गए तो आपको हम आईपीसी के लपेटे में ले लेंगे। 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न यहाँ बताया गया, वहाँ के थ्रू हम दंडित करेंगे। ठीक है, वहाँ हम दंडित कर देंगे आपको, तो आपको मरने भी नहीं दिया जाता है। यहाँ तक का संविधान आपको आपका केयर करता है। ठीक, तो आप इतना समझ गए होंगे। अब इसी में देखिए 21 ये आपका हो गया। 21 में ही 21A जुड़ा था, इसको देख लेते हैं इसी के साथ। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया 21A को, जिसमें शिक्षा का अधिकार बताया गया। यह कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 21A में किया गया। ये याद रखिएगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो हम आ गए हैं। एक 19 में हमने आपको एक चीज़ नहीं बताई, मैं भूल गया था, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा कि 19 फर्स्ट ए में जो अधिकार दिए गए हैं स्वतंत्रता का अधिकार में कैसी कैसी स्वतंत्रताएं हैं, तो वहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वहाँ जानने का अधिकार था,
चुप रहने का अधिकार है। अच्छा, चुप रहने का क्या, देखिए राष्ट्रगान जैसे चल रहा है, ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि आप राष्ट्रगान को गाइए ही, नहीं, आप राष्ट्रगान को चुप रहते हुए सुन सकते हैं, खड़े होके आराम से सुन सकते हैं। आपसे ये नहीं कोई कहेगा कि नहीं आपको जाना वो गाना कंपलसरी है, नहीं, आप चुप रह के भी उसका सम्मान बढ़ा सकते हैं खड़े होके, ठीक। प्रेस की स्वतंत्रता, अच्छा प्रेस की स्वतंत्रता ये भी पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, क्योंकि अलग से नहीं है, उसको 19 के सब-1 के ए में समाहित किया गया है प्रेस की स्वतंत्रता को भी, ठीक है। और प्रदर्शन व धरना भी करने का अधिकार है, परंतु प्रदर्शन व धरना कैसा करिए कि उस सिंपल तौर पे करिए, हिंसात्मक नहीं होनी चाहिए प्रदर्शन व धरना, ठीक है। सूचना का अधिकार दिया गया है, झंडा फहराने का अधिकार दिया गया है। तो ये तमाम तरीके के जो राइट है वो 19 में दिए गए हैं, ठीक। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आर्टिकल 22, ठीक, स्वतंत्रता के अधिकार में लास्ट आर्टिकल है 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान कहता है। यहाँ भी आपको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है, ठीक, किस प्रकार से, गिरफ्तारी और निरोध से। इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उस गिरफ्तारी पर उसे कारण जानने का अधिकार होगा कि भाई किस लिए आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, वह जान सकता है। बताइए किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर आप वारंट के साथ आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो आप मुझे वारंट दिखाइए कि क्या है वारंट भी लेने का अधिकार उससे प्रदान किया गया है। तो इसमें सिर्फ यह कहा गया है कि गिरफ्तारी के कारण को जान सकता है और क्या कर सकता है, गिरफ्तार हो गया तो अपना पसंदीदा वकील नियुक्त कर सकता है। उसको राइट दिया गया है कि वह पसंदीदा वकील कर सके। और क्या राइट इसमें दिया गया कि व्यक्ति अगर गिरफ्तार हो गया तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। यदि पुलिस 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं करती है पुलिस और उसको थाने के परिसर में गिरफ्तार किए रहती है, तो उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया एक और राइट उद्भूत हो जाता है वाद करने का, स्वयं पुलिस पर वाद करने का। वह यह कह सकता है कि तब वह पुलिस जो होगा 24 घंटे के अंदर अगर मजिस्ट्रेट समय प्रस्तुत नहीं है तो सदोष परिरोध का दायी होगा वह पुलिस। ये लॉ वाले अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। सदोष परिरोध एक अपराध है कि आप किसी व्यक्ति को जो घेरेदार आपके कमरे में या चारदीवारी में कहीं भी जो घेरा बना हो उसमें आप कैद करके रख लेते हैं तो आप सदोष परिरोध के दायी होंगे। सदोष परिरोध का तात्पर्य कि आप कहीं आ नहीं जा सकते, उस परिरोध या सीमा में ही आप रहेंगे। तो 24 घंटे से अंदर व्यक्ति पुलिस उस व्यक्ति को रखता है और मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं पेश करता तो सदोष परिरोध का वो दायी माना जाएगा, उसका राइट उद्भूत हो जाएगा। तो क्या है गिरफ्तारी और 22 क्या है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान। गिरफ्तार अगर किया गया तो कारण जानने का अधिकार व्यक्ति को दिया गया। दूसरा, पसंदीदा वकील करने का अधिकार दिया गया। तीसरा, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, ठीक है। ये चीज़ें आपकी 22 में प्रावधान किया गया है। यही गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, अब इसको भी देख लेते हैं साथ ही। ये हो गया, हाँ, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें 2 आर्टिकल हमें पढ़ने होते हैं, 23 और 24। 23 में क्या कहा गया, मानव दुर्व्यापार और बलात्संग पर प्रतिषेध लगाया गया है। अर्थात कि कहा गया कि मानव दुर्व्यापार और बलात्संग पर प्रतिषेध आपसे पूछा जाए कि किस आर्टिकल में है तो यह 23 में बताएंगे आप। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से उल्लंघित होता है तो अनुच्छेद 23 होगा। अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है कि यदि कोई मजदूर है, अगर उसको पर्याप्त मजदूरी जितनी बनती है उसको आप नहीं दे रहे हैं तो आर्टिकल 23 के अंतर्गत वो वाद दाखिल कर सकता है न्यायालय में और मजदूरी अपनी मांग सकता है, ले सकता है, ठीक है। दूसरा कहा गया कि बलात्संग मतलब कि उससे जोर जबरदस्ती से कोई काम नहीं करवाया जाएगा किसी भी व्यक्ति के, ठीक। कोई भी व्यक्ति किसी को जोर जबरदस्ती से
कोई काम नहीं करवा सकता। यदि करवाता है तो उसका 23 उल्लंघित होता है और वह वाद दाखिल कर सकता है। ठीक है। अब दास प्रथा व बंधुआ मजदूरी कहाँ प्रतिबंधित है? 23 में है। ज़बरदस्ती आप बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते किसी से, किसी को अपना ज़बरदस्ती नौकर नहीं बना सकते या दास नहीं बना सकते। पहले दास था, ठीक है, ज़बरदस्ती नौकर नहीं बना सकते आप, ठीक है। परंतु यह सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सेवाएं आपसे ली जा सकती है। वहाँ आप नहीं कह सकते नहीं हम सेवा नहीं देंगे, ठीक। विगत परिस्थितियों में सार्वजनिक प्रयोजनों में सेवाएं ली जा सकती हैं। तो 23 क्या है, हमने पढ़ा कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग पर प्रतिषेध लगाया गया है कि जोर ज़बरदस्ती से आपसे काम नहीं करवाया जाएगा, आपको ज़बरदस्ती से नौकर नहीं बनाया जाएगा या बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी। आपको जो मजदूरी है वो दी जाएगी, अगर नहीं दी जाती है तो आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है, आप बात दाखिल कर सकते हैं 23 के अंतर्गत। अभी तक हम 23 के हैं। 24 में बालक आ जाएंगे, बालक की बात की जाएगी। जब भी बालक होंगे तो 24 में होंगे, ये याद रखिएगा। मजदूर जब होंगे बात करेंगे तो 23 में होंगे, ये याद रखिएगा। 24 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 24 में यह कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों आदि में नियोजन का प्रतिषेध किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किन किन कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। तो जैसे किसी कारखाने में नहीं लगाया जा सकता, खान में नहीं लगाया जा सकता, जोखिम भरे जो काम है उसमें नहीं लगाया जा सकता। तो ये सब कामों में बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। अगर लगाया जाता है तो उनका फंडामेंटल राइट का हनन होता है। एज याद रखिएगा, एज पूछी जाती है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को निम्न प्रयोजनों में नहीं लगाया जाए, कारखाने में, खान में और परिसंकट में या जोखिम भरे नियोजन में, काम में नहीं लगाया जा सकता है। कोई भी काम जो 14 वर्ष से कम बालक है उनसे नहीं करवाया जा सकता। ये आपका आर्टिकल 24 है, ठीक। तो ये हमने स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया, जो कहाँ से कहाँ तक है, 19 से लेकर 22 तक प्रावधान किया गया। नेक्स्ट हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ लिया, ये कहाँ से कहाँ तक है, यह आपका 23 और 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट टर्म में हम अगला पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो आज इतना हम लोगों ने कवर किया है। तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब के बाद आप लोग बेल आइकन ज़रूर ऑन करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं जब जब वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, तभी आपको जानकारी होगी। और दूसरी चीज़ कि मैंने राज्य व्यवस्था की ऑलरेडी अलग अलग पार्ट में मैंने वीडियो बनाया है, जाकर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा या प्लेलिस्ट में आप मेरे जाएंगे चैनल के प्लेलिस्ट में, तो उसमें एक लाइन से लगे हुए हैं, उन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, उसमें क्रमबद्ध बताए गए हैं। इससे पहले की वीडियो आपको सब मिल जाएगी, ठीक। चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।